अभी गुड़गांव में भी एक हैं मुख्यमंत्री, 5 साल तक तो वो अपनी दुनिया में मस्त थे, उनसे कुछ हो वो तो रहा नहीं था। गुड़गांव की सड़कों पे नमाज पढ़ने का सामूहिक ड्रामा चला। वोट की बीमारी और सत्ता में बने रहने की बीमारी जिन लोगों को होती है वो डिसीजन ऐसे नहीं लेते हैं। इसलिए उन लोगों के डिसीजन को आप कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, यह ताकत आपके पास है। लगातार सड़कों पे नमाज पढ़ी जा रही थी। सरकार को बताएं, सरकार कोई कान ही नहीं देने को तैयार थी। सरकार जो आपकी अपनी है उसे आप बहुत अपना समझते हैं, उसको भी धमकाने की जरूरत होती है। सामूहिक उस नमाज के खिलाफ एक मूवमेंट चला और पूछा नहीं, मैंने इसलिए कहा समाज फिर यह नहीं पूछता है कि कानून के तहत हटेंगे कि नहीं हटेंगे। ऐसा लाठी चार्ज लोगों ने किया, नमाज पढ़ने वाले अभी तक नमाज में सोए हुए हैं। सरकार को लगा तो फौरन सरकार ने कहा कानून के हिसाब से अब हरियाणा की सड़कों पे कोई नमाज नहीं पढ़ेगा। तो अभी अभी मुझे पता चला है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का एक पुराना गुंडा जो कुछ लोगों की मदद से राज्यसभा में 6-7 महीने के लिए राज्यसभा में चला गया था, वो भी गुड़गांव में रहता है। मेरे सीनियर हैं, सीनियरों के बारे में तमीज से बात करनी चाहिए, अगर वो कमीने हो तो। वो सुप्रीम कोर्ट गए हैं कल शाम को और कह रहे हैं कि मुसलमानों की भारत में आबादी इतनी बढ़ गई है कि नमाज पढ़ने की जगह नहीं है, हमें जगह दी जाए। अभी सुप्रीम कोर्ट के पास है, अब सुप्रीम कोर्ट क्या देगी तो आपको भी पता है। लेकिन कुछ लोग गुंडागर्दी करेंगे, फिर उस गुंडागर्दी को लिजिटिमाइज करना चाहेंगे। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ एक एप्लीकेशन गई। वो जज साहब कितने समझदार थे, यही समझदारी मैं देश भर के जजों से कह रहा हूं। उन्होंने ये जानते हुए कि वो इसको एंटरटेन नहीं कर सकते, लेकिन मुझे और आपको बताने के लिए उन्होंने वो पिटीशन एक्सेप्ट कर ली, उसकी सुनवाई की। उन्होंने कहा कि मैं भारत में जो पार्लियामेंट में कानून बना है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का, इसके तहत मैं सुन नहीं सकता, लेकिन मैं जानना चाहता हूं है क्या ये आंध्र प्रदेश के। और उस पूरी सुनवाई के बाद में, क्योंकि सुनवाई होनी नहीं थी, अपने तमाम लोगों से पूरी डिटेल निकलवाई। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के जज का ये ऑब्जर्वेशन है जो लिखित में है। उन्होंने कहा कि भारत की टोटल लैंड, उस पे सबसे बड़ा कब्जा रेलवे का है, दूसरे नंबर पर डिफेंस का है, तीसरे पे वक्फ बोर्ड का है। और ये 90 करोड़ हिंदुस्तानी हिंदू भारत माता की जय का नारा लगा रहा है। वो ये चाहते हैं कि आप ये नारा लगाएं ताकि हर जो हिंदू सोया हुआ है वो और सो जाए कि भारत माता तो जिंदाबाद है, तो फिर कुछ होना ही नहीं है। इस भारत माता पे 90 करोड़ लोगों की गिनती में चौथा स्थान भी नहीं आ रहा। आप 100-100 गज के प्लॉट खरीद के 5-5 गज आगे पीछे सगे भाइयों में झगड़ा हो जाए, महीनों सालों एक दूसरे का कत्ल कर देते हैं, जाति के नाम पे कर देते हैं। लेकिन आपका सब कुछ जा चुका है, लेकिन तब भी आप भारत माता की जय का नारा लगा रहे हैं। इसी देश के अंदर 2011 का सेंसस है। हम किसी ऐसी बात को जानने नहीं चाहते। मैं तो पिछले 25 साल जब तक पत्रकारिता में रहा, मैं सोचता था मुद्दे क्या होते हैं इस देश में यार। किसी मैंने हिंदूवादी को नहीं देखा कि वो ये मुद्दे बनाए, क्योंकि वो खुद ही इंटरेस्टेड नहीं है तो नेता क्यों इंटरेस्टेड होगा। नेता जानता है रात को बंटवा दो, सुबह वोट मिल जाएगा। उसने हमारी कीमत इतनी लगाई है। 2011 का सेंसस अगर आप देखेंगे, उसके तहत इस भारत भूमि के टोटल राज्यों में से 9 राज्य में हिंदू अल्पसंख्यक है। एक राज्य में 2% हैं, किसी में 3 है, 7 है, 9 है, 24 है, 26 है। 1947 में आप पूरे देश में थे सिवाय कश्मीर को छोड़ करके। हमने बहुत महान कार्य किया है 70 साल के सफर में। एक मुल्क बनाया, उस मुल्क को उसकी पॉपुलेशन से ज्यादा जमीन दी,
ईस्टर्न बॉर्डर पे भी दी, वेस्टर्न बॉर्डर पे भी दी। और जो ये देश था, इन्हें यहां कुछ भाईचारे वालों ने बसा लिया, उन्होंने आपको 9 राज्यों में पैदल कर दिया। हमारे संगठन इस पे चिंतन मनन नहीं करते, इस पे कोई विचार गोष्ठी मैंने नहीं देखी कि ये पिछले 70 सालों में हमने ऐसा क्या किया कि हम 9 राज्यों में और एक राज्य में 2% हैं। इस पे चिंता नहीं हो रही। हमारी लालच और स्वार्थ देखिए हम कितने मक्कार हैं। हमारे यहां इस बात की मांग हो रही है कि जहां हम माइनॉरिटी में आ गए हैं, हमें उन पे माइनॉरिटी राइट मिल जाए, कुछ चावल फ्री मिल जाए, कुछ स्कॉलरशिप फ्री मिल जाए। हम कितने बौने लोग हैं। आज भी हम नहीं बात करना चाहते। अभी 2021 में आने वाला है, 2 जाने वाले हैं आपके हाथ से। कहां खड़े हैं आप? यह काम सरकार का है। आप तो चिल्ला भी नहीं रहे भाई, आप तो बता भी नहीं रहे। इसलिए नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी बना, हम सब चुपचाप बैठे रहे। लेकिन उसने एक और जघन्य अपराध किया। इसको न किसी जज साहब ने पूछा, वो भी सुओ मोटो मंगा लेते कि आप ये कैसे कर सकते हैं। जब आपने इस तथाकथित भारत राष्ट्र की स्टेट को सेकुलर घोषित कर दिया, तो जब आप सेकुलर देश है तो फिर माइनॉरिटी कमीशन कैसे है? यह माइनॉरिटी कमीशन एक्सेप्टेबल है जब भारत हिंदू राष्ट्र होगा। जब यह हिंदू राष्ट्र नहीं है तो फिर इसमें अल्पसंख्यक आयोग क्यों है? सच्चर कमीशन क्यों है? फिर इस देश में माइनॉरिटी मिनिस्ट्री क्यों है? लेकिन हम नहीं बोलना चाहते। लेकिन नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी के तहत भारत के अंदर एक केंद्र सरकार के अंदर जो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी है, उसका एक बजट है। यहां तक भी मान लीजिए, मैं दूसरा जघन्य अपराध बता रहा हूं क्या हुआ है। आपको किस स्थिति में पहुंचा दिया है कि आप इतनी चोट खा चुके हैं कि आप सोच नहीं पा रहे हैं। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी ने 35,000 इस देश में पारसी हैं, 1% बौद्ध हैं, 1.5% सिख हैं, 3% ईसाई हैं, 26% मुसलमान हैं आज की डेट में। यह माइनॉरिटी में है, यह मान ली बात। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी का करोड़ों का बजट है। वो करोड़ों का बजट देश भर में ये जो माइनॉरिटीज हैं उनको अलग अलग तरीके से दिया जाता है। किसी को शिक्षा में, किसी को बिजनेस में, ये सब दिया जाता है। यहां तक भी ठीक है। अब एक नया फ्रॉड था उसी के साथ में, क्योंकि हम तो ढोल वोल बजाने में लगे हुए थे। अब हर राज्य के अंदर एक और माइनॉरिटी कमीशन है। और कमाल देखिए कि एक जगह है लक्षद्वीप, मैं उसको एक सैंपल के लिए बता रहा हूं आपको। लक्षद्वीप में 98% मुसलमान हैं, 2% वहां हिंदू हैं। लेकिन माइनॉरिटी कमीशन की परिभाषा जो राष्ट्रीय स्तर पर तय हो गई है, तो राष्ट्रीय स्तर तक रहना चाहिए था। जो राज्य का माइनॉरिटी कमीशन है वो लक्षद्वीप में 98 मुसलमानों को माइनॉरिटी कहता है और 2% हिंदुओं को मेजॉरिटी कहता है। तो राज्य का माइनॉरिटी आयोग भी मुसलमान को फिर दोबारा से, और ये चल रहा है। ये विषय नहीं थे चेतना के लिए, ये मंदिर के साथ साथ मंदिर से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं थे। मंदिर तो फिर भी किसी से बनेगा, लेकिन ये चलता फिरता राष्ट्र धीरे धीरे मर रहा है, समाप्त हो रहा है। हमारी चुप्पी और लालच के कारण हो रहा है। जो पदों पे बैठे हुए उन्हें पद से चुपके रहना है। उनका ज़मीर उनको इस बात की इजाज़त नहीं देता कि हम इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन इस पद के कारण हम कुछ बोल नहीं पा रहे हैं और हमारे सामने हमारे बेटी बेटियों का भविष्य समाप्त हो रहा है। हम बोल नहीं पा रहे। हम रास्ता निकालें, बेटी को अमेरिका भेज दो, कितनों को भेजोगे? हम हर चीज से कायरता का रास्ता निकाल रहे हैं, लड़ना नहीं चाहते। एक बार छोड़ो तो ना पद को। क्या जीडी बख्शी को 75 साल की उम्र में कोई कमी है? क्या कर्नल आर सिंह साहब को कोई कमी है? संपन्न लोग हैं, पत्नी डॉक्टर है, बेटी डॉक्टर है, उनको क्या प्रॉब्लम है? सुशील पंडित का पूरा घर सारे लोग मार दिए गए, उसको कोई कमी है क्या? ललित अंबरदार एक अच्छा मॉडल हुआ करता था, किराए के मकान पे रहता है,
कभी दे पाता है किराया, कभी नहीं दे पाता है। पागल हैं क्या लोग ये? क्या इनके पास कोई जगह नहीं थी? क्या ये पैसा नहीं कमा सकते थे? लेकिन अगर कुछ लोगों ने ये शुरू कर दिया है तो आपकी क्या भूमिका है, मेरी क्या भूमिका है? हम उनके लिए ताली तक नहीं बजाते, हम उनके लिए कोई पोस्ट नहीं करते। वो आपके हीरो नहीं है, इसलिए कि आप अपने हीरो के चुनने की गलती करते हैं। यही असली हीरो है। इसलिए आपके बीच में आपके शहर के एक वाइस चांसलर साहब बैठे हुए हैं। ये मुझसे मिलने आए थे इंदौर में, दूसरी कुर्ती में 5 नंबर पर बैठे हुए हैं। ये कुछ बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, ऐसा काम कर रहे हैं जो कोई कर नहीं सकता। मैं इनको नहीं जानता, इनकी जात क्या है मैं नहीं जानता। इन्होंने उन्हीं नियमों के तहत उसी व्यवस्था में अपने लिए रास्ता निकाला। ये वहां महाभारत का भी काम कर रहे हैं। ये फिजिक्स, मानव में फिजिक्स, मानव में केमिस्ट्री करके अपने उस दौर के गुरुकुल को धीरे से उसमें इंजेक्ट कर रहे हैं। इन्हें डर नहीं है कि क्या होगा इसके। अरे क्या होगा, एक दिन अगर हटा भी दोगे तो क्या हो जाएगा? दुनिया के रास्ते थोड़ी नहीं बंद हो जाएंगे। जो लोग वाइस चांसलर नहीं है वो जिंदा नहीं है क्या? इसलिए इसी व्यवस्था में हजारों काम आप कर सकते हैं। लोग कर रहे हैं, उनका साथ दीजिए, उनके साथ खड़े हो जाइए। और इसीलिए बार बार एक ही स्लोगन में बोलता हूं, आप लिख सकते हैं तो लिखिए, बोल सकते हैं तो बोलिए, चिल्ला सकते हैं तो चिल्लाइए। और इन तीनों कामों में से भी कोई काम नहीं कर सकते तो जो जहां चिल्ला रहा है उसके साथ खड़े हो जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।